प्राणी जगत में वर्गीकरण का आधार। तो हम सबसे पहले शारीरिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्गीकरण का आधार है। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूह में होती है, अर्थात कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन दिखलाता है स्पंज। ये पोरिफेरा संघ का है। अब इसके अलावा कुछ कोशिकाओं यानी कि सीलेंट्रेटा संघ की कोशिकाओं के बीच में श्रम विभाजन हो जाता है और जिससे उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर के करती है और ऊतकों का निर्माण करती है। और सीलेंट्रेटा में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्यों में ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष काम को करता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ में अंग प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, अंग स्तर का। फिर इसके अलावा जितने भी उच्च वर्ग के सदस्य, उच्च संघ के सदस्य, उनमें सब में शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है और प्रत्येक तंत्र मिलकर के एक विशेष काम को करता है। तो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब पाचन तंत्र की बात की जाए तो अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है, महाद्वार, जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में। जिनमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है उसमें दो द्वार होते हैं, एक मुख द्वार, दूसरा गुदा द्वार होता है। अब हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है और धमनी, सिरा तथा केशिकाओं में होता है। दूसरा वर्गीकरण का आधार है सम्मिति। तो सम्मिति के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। स्पंज मुख्यतः असम्मित होता है, यानी कि स्पंज में असम्मिति पाई जाती है, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। तो स्पंज में असम्मिति पाई जाती है। जबकि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे हम अरीय सम्मिति कहते हैं। अर्थात जब प्राणी को केंद्रीय अक्ष से यानी किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजारे तो वह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको अरीय सम्मिति कहते हैं। और अरीय सम्मिति पाई जाती है तीन सदस्य सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। बाकी सब में द्विपार्श्व सम्मिति होती है। किंतु एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में एक ही अक्ष से गुजरने, यानी इसमें केवल एक ही अक्ष होती है जिससे गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बढ़ जाता है, द्विपार्श्व सम्मिति कहलाता है। तो ये है अरीय सम्मिति, यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली किसी भी रेखा से इसको विभाजित करे तो यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और ये है द्विपार्श्व सम्मिति, इसमें सिर्फ एक ही तल है, यानी कि एक ही अक्ष से ही गुजारा जाए केंद्रीय अक्ष से तो यह दो बराबर भागों में विभाजित होगा। अब हम चलते हैं द्विकोरक तथा त्रिकोरकी संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है,
जैसे एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म। ऐसे प्राणियों को द्विकोरकी प्राणी कहते हैं और सीलेंट्रेटा संघ के जंतु द्विकोरकी प्राणी होते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो भ्रूण में कोशिकाएं दो स्तरों में व्यवस्थित होगी, ये बाह्य स्तर और ये अंत्य स्तर। बीच में खाली स्थान है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। तो सीलेंट्रेटा में पाई जाती है द्विकोरकी अवस्था भ्रूण में। और जब मीजोडर्म, ये मीजोग्लिया में भी कोशिका आ जाती है तो इसको मीजोडर्म कहते हैं, मध्य स्तर। तो यहाँ पर देखो मध्य स्तर बन गया। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म भी बन जाता है। तो ये तीन कोरकी प्राणी हो गया। और तीन कोरकी प्राणी पाए जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ से लेकर के कॉर्डेटा संघ तक के जंतुओं में त्रिकोरकी भ्रूणीय स्तर का संगठन पाया जाता है। भ्रूण में कोशिकाओं के दो स्तर, तीन स्तर बन जाते हैं। तो ये था हमारा द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। अगला शारीरिक संगठन का स्तर है, प्राणियों के वर्गीकरण का स्तर है प्रगुहा या सीलोम। शरीर भित्ति यानी कि शरीर की त्वचा तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। यानी कि देह गुहा का निर्माण मीजोडर्म में ही होता है। तो मीजोडर्म से आच्छादित है तो वह देह गुहा या प्रगुहा होती है। और इससे युक्त प्राणियों को प्रगुहीय प्राणी कहते हैं। और ये एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा संघ तक के जंतुओं में देह गुहा पाई जाती है। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें देह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा और बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा, बल्कि मध्य त्वचा जो मीजोडर्म है वो बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये तो है हमारा सीलोमेट प्राणी। तो देह गुहा है और ये देह गुहा ये मीजोडर्म से आच्छादित है। और यहाँ में बाह्य त्वचा और अंत्य त्वचा के बीच में ये मध्य त्वचा थैलियों के रूप में बिखरी रहती है, ये कूट गुहा पाई जाती है। और कूट गुहा एस के हेलमिन्थीज संघ के प्राणियों में पाई जाती है। कूट गुहा एस के हेलमिन्थीज संघ के प्राणियों में पाई जाती है। और अगुहिक प्राणी यानी जिनमें देह गुहा नहीं होती वो अगुहिक प्राणी होते हैं। ऐसी स्थिति होती है, ये मध्य जनन स्तर है मीजोडर्म, इसमें गुहा नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों में ऐसी स्थिति पाई जाती है त्रिकोरकी। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों में अगुहिक प्राणी होते हैं। ये हुआ हमारा सीलोम। प्राणियों के वर्गीकरण का अगला आधार है खंडीवहन यानी सेगमेंटेशन। तो कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ एक अंग की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर में विखंडी खंडीभवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। अगला वर्गीकरण का आधार है पृष्ठरज्जु। सलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। यानी पृष्ठरज्जु की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, जो भ्रूणीय विकास के समय पृष्ठ सतह पर बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणियों को कॉर्डेट यानी रज्जुकी तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणियों को अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो वर्गीकरण के आधार है वो पूर्ण हो जाते हैं।